हेलो बच्चों। जैसा कि आपको पता है मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है आप लोगों के लिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। क्यों कि हमें पता है, हमने देखा है री नीट 2020 कैंसिल हुआ नीट कि हर एक क्वेश्चन बायोलॉजी का 90 के 90 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए। तो रैदर देन ये बुक वो बुक पता नहीं क्या क्या पढ़ने से मुझे लगता है आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो अब इस सीरीज में मैं क्या करूँगी कि हम लोग एक एक करके हर एक चैप्टर को एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे और हर वीडियो के बाद मैं आपको दूंगी 100 एमसी टॉपिक से प्रैक्टिस करने के। इस तरह से लगभग 400 से 500 एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे हर एक चैप्टर से। एसर्शन, रीजन, मैचिंग, करेक्ट इनकरेक्ट, तो ऑर्डर में लगाना, सीक्वेंस, ये सारा जितना भी है सारे के सारे मैं आपको दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए। कुछ बच्चों ने ना मेरे पास मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे कि वो कह रहे हैं कि हम मिल ही नहीं रहे हैं, फॉर्म्स कहाँ है। उसके लिए ना वीडियो के लास्ट में, इस वीडियो के एंड में ना वो पूरा स्क्रीन पे लगा दूंगी कि कैसे आपको फॉर्म्स दिखेंगे। वैसे ना डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे देखेंगे एमसी 1 टू 50, 51 100 इस तरह से आपको मिल जाएगा। इन केस नहीं भी मिलता है तो डू लेट मी नो कमेंट्स, इंस्टाग्राम पे कहीं भी आप मुझे तो हेल्प करूंगी। मैं पर्सनली आपको गूगल फॉर्म का वो लिंक भेज दूंगी। ठीक है, चलिए तो आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 2। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक सेल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, राइबोसोम, बॉडीज, ये पढ़ ली थी। आज का टॉपिक 8.5 यूकैरियोटिक सेल से स्टार्ट करेंगे। चलिए क्या लिखा है आपकी बुक में? हमें वैसे तो पहले भी पता होना कि यूकैरियोट्स में कौन कौन आते हैं। देखो, अगर किसी को नहीं आता है तो मैं दोबारा बताती हूँ कि जो आपके कितने किंगडम्स होते हैं, आर एच विटेकर ने 5 किंगडम्स दिए थे। उन 5 किंगडम के नाम क्या है? मोनेरा, टिस्टा, जाए, प्लांटे, एनिमेलिया। वर्ल्ड में कितने तरह के सेल्स होते हैं? इस वर्ल्ड में 2 तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सारे के सारे आते हैं आपके मोनेरा में, और इसके अलावा ये बाकी के जितने भी 4 किंगडम्स होते हैं उनमें आपके सारे के सारे आते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, आपको अगर नहीं भी याद है तो याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक मींस इस वर्ल्ड के सारे बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो किस में आएंगे? प्रोकैरियोट। सारे के सारे बैक्टीरिया इंक्लूडिंग साइनोबैक्टीरिया, या जो नीट 2026 री नीट 2026 आया था कि ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया एक ही है और वो क्या है? प्रोकैरियोट्स में आता है। ओके, तो यही ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूकैरियोट इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई। चारों चीजें यूकैरियोट्स में आती है, ये आपको याद रखना है। ये री नीट 2026 में आया था कि इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है। उसमें एक ऑप्शन फंजाई था, तो फंजाई क्योंकि यूकैरियोट होता है इसलिए वो आंसर ऑफ कोर्स करेक्ट था। ठीक है, क्योंकि फंजाई प्रोकैरियोट नहीं होता है। उसके बाद लिखा है कि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म का। कंपार्टमेंटाइजेशन का यहाँ पे मतलब है कि ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस ये वाला जो एरिया होता है ये हमारा क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। तो ये बोल रहे हैं कि अलग अलग से मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, किसमें? साइटोप्लाज्म में। किसमें? यूकैरियोट्स में। दिखा है ना, देखो, थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज होता है, न्यूक्लियर एनवेलप होता है, पूरी मेम्ब्रेन और ये सब होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल में कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी मतलब मूवमेंट के लिए और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होते हैं जो हम पढ़ेंगे अभी। जेनेटिक मटेरियल जो होता है यूकैरियोटिक का ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में एक डिफरेंस पता क्या होता है? एक डिफरेंस ये होता है कि प्रोकैरियोटिक के सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक में मोर देन 1 क्रोमोसोम। ये वाला क्वेश्चन आता है, याद रखना है आपको। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, आती हूँ मैं आपको यहाँ से, ये आया भी था एक बार। ये वाली लाइन देखिए यूकैरियोट्स की, क्या लिखा है यहाँ पे? सिंगल क्रोमोसोम होता है प्रोकैरियोटिक में और सर्कुलर होता है। सिंगल, सर्कुलर। इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है जो स्मॉल होता है, स्मॉलर डीएनए, जिसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक में सिंगल एक क्रोमोसोम, वो भी सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, ये आता है, आना चाहिए आपको। चलो वापस से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स का हमने देख लिया क्या क्या होता है भाई यूकैरियोट्स में। प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल, फंजाई, ये सारी चीजें आती है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और जेनेटिक मटेरियल जो होता है कैसे होता है? क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, सारे यूकैरियोटिक सेल ना आइडेंटिकल नहीं होते। आइडेंटिकल का मतलब सब में सेम सारी चीजें, सेल ऑर्गेनल सेम नहीं होता। जैसे बात कर ले प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल जैसे यहाँ लिखा है कि आर डिफरेंट। ठीक है, क्यों? फॉर्मल। अच्छा, यहाँ पे प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होती है?
प्लांट सेल में सेल वॉल होते हैं जो एनिमल सेल में नहीं होते, प्लास्टिड होते हैं ऑफकोर्स, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है ना, वो एनिमल सेल में नहीं होते हैं। एंड एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, कि आप प्लांट सेल में देखोगे तो इतना बड़ा तो यहाँ पे वैक्यूल होता है, ठीक है, बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, का स्टोर होती है, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये सब एनिमल सेल में नहीं होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन जो आता है कई बार इससे आता है कि एनिमल सेल में ऐसा क्या है जो प्लांट सेल में नहीं है, उसमें से एक चीज है सेंट्रियोल्स। अंडरलाइन करेंगे आप लोग, सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में। दे आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स। सेंट्रियोल्स, इसका फंक्शन सेंट्रोजोम का हम अभी पढ़ेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में, तो आपको याद रखना है सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होते। ये ना एक फिगर यहाँ पे इस बार का जो रील अगर आप देखोगे ना, उसमें से एक छोटू से क्वेश्चन का एक पार्ट आया था, तो ये था कि क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सी चीज प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है, यूकैरियोटिक नहीं सॉरी प्रोकैरियोटिक में होती है, ठीक है। 4 ऑप्शंस थे उसमें, एक लाइसोसोम था, राइबोसोम था, माइटोकॉन्ड्रिया था एंड पेरोक्सिसोम। लाइसोसोम आपको पता ही है, अच्छा हाँ भाई वो तो लाइसोसोम है, ऑर्गेनल है, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो भी सेल ऑर्गेनेल है, तो यूकैरियोटिक में होते हैं। नाउ राइबोसोम दोनों में होता है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब पर ऑक्सीजोम जो होता है ना, हर जगह ये नहीं मेंशन है, आपके ये सिर्फ डायग्राम है ना, ये आपके एनसीईआरटी में सिर्फ वहां मेंशन है, ये देखिए प्लांट सेल में भी बना हुआ है पर ऑक्सीजोम, ठीक है। और अभी हम मैं अपने एनिमल सेल में भी दिखाऊंगी कि प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में होता है पर ऑक्सीजोम, लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। इसीलिए जब भी हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हम फिगर है आराम से अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहले प्लांट सेल का फिगर डिस्कस, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले ये देखो हम लोग सारे क्या डिस्कस कर लेंगे, सेल ऑर्गेनल्स। ये यहाँ पे इन्होंने किया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लास्ट क्लास में भी किया था कि सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर जो होता है 2 टाइप्स का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है एंडोप्लाज्मिक ईआर एंड एसईआर, ठीक है। वो होता है प्लांट सेल में, ओके। न्यूक्लियस में पता है ऑफ कोर्स, न्यूक्लियस तो होगा ही। न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये प्लांट सेल में भी मिलेगा, एनिमल न्यूक्लियोलस हमको पढ़ना भी है आगे, बट आपको याद रखना है कि डार्कली स्टेन्ड या न्यूक्लियस का, जहाँ पे डीएनए जो होता है आपका, वो आप ये कह सकते हो कि जो डीएनए है ना वो एक्स्ट्रा थोड़ा सा डीएनए बैंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में या थोड़ा ज्यादा कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे ना राइबोसोमल आरएनए बनते हैं, ये आपको याद रखना। ये क्वेश्चन आता ही आया है, मतलब अभी अगर आप कैंसल नीट देखोगे उसमें ये क्वेश्चन आया था कि एक्टिव साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस कौन सी होती है, और उसका ये आपका न्यूक्लियस टॉपिक है, वहां हम दोबारा पढ़ेंगे। फिर यहाँ भी आप लोग लिखोगे आरएनए के अंदर कहाँ न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस में। गोल्गी एपेरेटस, ओके, सेल ऑर्गेनल हमको पता है। न्यूक्लियर एनवेलप ये बोल रहे हैं, न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन है तो बोल रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसे बोल रहे हैं। वैक्यूल हमें पता है प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, ये हमें दिख गया। उसके अलावा ना ये मिडल लेमेला सेल वॉल, अब ये क्या होता है देखो, जो प्लांट सेल होता है ना उसमें मैंने अभी आपको बोला कि प्लांट सेल और एनिमल सेल डिफरेंस होता है कि प्लांट सेल होती नहीं होती, बट सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती। अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं इस तरह से, अगर मैं प्लांट सेल, तो ये तो उसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, ये उसकी क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन होगी। सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक होती है सेल वॉल प्रेजेंट होगी, ठीक है। और सेल वॉल के अलावा ये यहाँ पे ये ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और सेल वॉल के अलावा आपको मिलेगी एक इसके ऊपर, सेल वॉल के ऊपर मिडल लैमेला। अब ना बच्चे बड़े वो होते हैं कि अरे ये क्या बोल रही है, आ रही है मैम, हमें तो साफ साफ दिख रहा है सेल वॉल इन्होंने बाहर मार्क किया, जो है बीच में मार्क किया हुआ है, ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, ये सेल वॉल के ऊपर है मिडल लेमेला। अगर आप बच्चों यहाँ पे ध्यान से ये वाला डायग्राम देखोगे ना, तो ये एक सेल है, ये दूसरे सेल की सेल वॉल है, चलिए ये एक सेल है, ये दूसरे सेल की सेल वॉल है। तो मिडल लेमेला होता है ना, ये जो 2 सेल वॉल हैं अलग अलग सेल की, प्लांट सेल की, उसके बीच में दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद सेल वॉल होती है, और उसके ऊपर मिडल लेमेला होता है। आपको याद रखना है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि अरे यहाँ पे तो ये मैम गलत बोल रही है कि यहाँ पे ऐसा है ही नहीं। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सेल वॉल है और फिर मिडल लेमेला है, लेकिन बच्चों ये वाली जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल सेल की है, इस सेल की नहीं है, इस वाले सेल की सेल वॉल तो देखो ये है बच्चों, इसके मिड वाला उन्होंने मिडल लेमेला, ओके। तो क्या होता है सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन आती है प्लांट सेल में, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, वॉल प्रेजेंट, उसके ऊपर मिडल लेमेला,
ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो हमें पता ही है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, पावर हाउस ऑफ द राइबोसोम। राइबोसोम वो चीज है जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होती है। राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, इसलिए दोनों में राइबोसोम जहां मिलते हैं हमको पता है, उसका काम सिर्फ ये होता है भाई बैठ के प्रोटीन बनाओ, प्रोटीन सिंथेसिस, कुछ मत करो, प्रोटीन बनाओ। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होता है, एनिमल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, और क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ भर भर के ऑफकोर्स हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस। साइटोप्लाज्म ये जो पूरा एरिया है न्यूक्लियस के बाहर वाला, सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला, वो साइटोप्लाज्म होता है। ओके, लाइजोसोम्स सुसाइडल बैग, ये भी सिर्फ प्रोकैरियोट में नहीं होते, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। दो चीजें बच गई है, एक माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो हेल्प करते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। स्पिंडल फाइबर जो होते हैं सेल डिवीजन तो पढ़ेंगे भी, जो ऐसे सिस्टर क्रोमैटिड या होमोलोगस क्रोमोसोम को सेग्रीगेट करते हैं उसमें। लास्ट ये जो बचा है ना, इसे ये है प्लाज्मोडेस्मेटा। अब प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, देखो कुछ बचा तो नहीं है ना, नहीं। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, ये दिख रहा है तुमको, मैंने अभी आपको बोला था ना, दो सेल है, ये एक सेल है, ठीक है, और ये वाला दूसरा सेल है। ये जो दो सेल का साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए आपको सेल वॉल, मिडल लेमेला कुछ नहीं मिलेगा। ये एरिया, ये देखो दो सेल साइटोप्लाज्म को जो कनेक्ट कर रहा है, तो हम प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं, ठीक है। आराम से मटेरियल एक सेल से दूसरे चला जाएगा, वो बेसिकली चैनल, वो प्लाज्मोडेस्मेटा होता है, ठीक है। सो प्लांट सेल समझ आया। देखो प्लांट सेल में हमने क्या डिस्कस किया कि एक तो प्लांट सेल में ना सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर सेल वॉल, और उसके ऊपर मिडल लेमेला होता है, वन। सेकेंड कि प्लांट सेल में क्या एक्स्ट्रा होता है, क्लोरोप्लास्ट, जो एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, वो जो क्या कहते हैं, जो चैनल है दो सेल के प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म के बीच, उसको हम प्लाज्मोडेस्मेटा, और तो प्रेटी मच दोनों में सेम ही रहता है आपके प्लांट और एनिमल सेल, ठीक है। अब हम देखते हैं एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, खोलो अपनी एनसीईआरटी में एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। चलिए, अब एनिमल सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या है, गोल्गी प्लांट में भी था, चलो ठीक है, पेन चेंज कर लेती हूँ, रेड कर, प्लांट में भी था। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो रफ भी होगा, हाँ, इसे बोलते हैं SER, और ये आपका होता है RER, दोनों में है, डन। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट एनिमल सेल दोनों में होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। लाइसोसोम दोनों में, देखो मैंने कहा था ना पैरोक्सिसोम, ठीक है, वो दोनों में प्रेजेंट होता है। सेंट्रोइल, यस सेंट्रोइल। क्या आपने देखा कि वहां पे हमने सेंट्रोइल नहीं लिखा, कहीं भी सेंट्रोइल नहीं था, यहाँ पे आप देखोगे कि सेंट्रोइल ही प्रेजेंट इन एनिमल, सिर्फ और सिर्फ ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल नहीं होता। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी, नो सेल वॉल, माइक्रोवेलाई, ये जो बाहर निकले हुए हैं ना, वेलाई कुछ कुछ एनिमल सेल उसे बोलते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बाहर वाला एरिया, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस ब्रेन बाउंड पूरा होता है, ब्रेन होती है न्यूक्लियस का न्यूक्लियर एनवेलप, वही ये मेम्ब्रेन है। अब न्यूक्लियोलस देखो, वो डार्कली स्टेन्ड एरिया, न्यूक्लियोलस यहाँ पे होता है। न्यूक्लियोलस बेसिकली वो एरिया होता है जहाँ पे एक्टिव साइट फॉर राइबोसोमल RNA सिंथेसिस, ये आपका आया भी हुआ है, जो कैंसिल हुआ था नीट, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। प्लांट सेल एनिमल सेल में ऐसे डिफरेंस नहीं है, दो तीन डिफरेंस, पहला प्लांट सेल होती है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, और उसके ऊपर मिडल लेमेला होता है। एनिमल सेल में सब सेल वॉल, सॉरी सेल, प्लांट सेल में होते हैं, नहीं होते। लेकिन एनिमल सेल में ऐसा क्या है जो प्लांट सेल में नहीं है, और वो है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो होते हैं वो एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते हैं। अंडरलाइन कर लो, आता है, ये आता है। इसके अलावा ना, अगर तुम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है किसी ने ढंग से, क्योंकि आता देखो पेपर एनसीईआरटी में, थोड़ा सा अपने 2 पेज आगे बढ़ो, हाँ थोड़ा सा और आगे बढ़ना है तुमको, जहाँ पे ना ये सेल के बारे में डिस्कस, एकदम स्टार्टिंग में ये जो टॉपिक है आपका 8 पॉइंट ओवरव्यू ऑफ सेल, इसमें देखो एक चीज क्या लिखा है, सेंट्रोसोम। एनिमल सेल में एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, सेंट्रोसोम, लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रोल सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या है, बट ये आपको एग्जैक्ट सेंट्रोसोम नहीं मिलता है प्लांट सेल, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम जैसा एक स्ट्रक्चर है वो मिल जाता है प्लांट सेल में, में उसके बारे में बात अभी हम नहीं किया तो हम क्यों करें, लेकिन आपको याद रखना है कि प्लांट सेल में और सॉरी सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल नहीं मिलते, एनिमल सेल में सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम दोनों के दोनों मिलते हैं। देखो तुम पढ़ोगे ना, पेपर हो जाएगा, लेकिन आराम से बैठ पढ़ो, ओके। चलो ये स्ट्रक्चर हो गए, अब हम इंडिविजुअल एक करके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, प्रीटी मच प्लांट की हम बात करें, सेल की बात करें, सबकी जो होती है बच्चों सेम ही होती है, ठीक है। तो अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में था, करवाया भी था, कि सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन किसने ऑब्जर्व की थी, बताओ। थियोडर श्वान ने,
ठीक है, ये देखो, ये तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, मैं अपने बोल रही हूँ। देखो यहाँ पर आप देखते, हाँ, थियोडर श्वान जर्मन zoologist, उन्होंने अलग अलग एनिमल्स और उन्होंने सेल्स हैड रिपोर्ट किया कि इनर आउटर लेयर होती है, तो आज हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर कोई नाम ऐसा कुछ प्रॉपर नहीं दिया था, बट फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व आप कह सकते हो की थी किसी ने, तो वो आपके पता है कौन थे, वो थे थियोडर श्वान। याद रखनी है सारी चीज, पेपर के लिए पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो एनसीईआरटी। बोल रही हो कि एनसीईआरटी के बाहर नहीं आएगा, तो एनसीईआरटी अच्छे से करनी है आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, जो है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है, डिटेल स्ट्रक्चर हम कब पता लगा पाए, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो आ गया यूज में, ठीक है। लिखा है इलेक्ट्रॉन, तभी हमें पता लगा कि अच्छा ऐसा इस तरह से दिखती है। इसके अलावा ना, ये क्वेश्चन इस बार के रीनीट में आया था, ठीक है, कि केमिकल स्टडीज जो है सेल मेम्ब्रेन की, स्पेशली ह्यूमन आरबीसी की, इराइथ्रोसाइट, आरबीसी को और क्या बोलते हैं ये आपको याद, आरबीसी बोला जाता है इराइथ्रोसाइट, ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन आया था। ह्यूमन बीइंग में इराइथ्रोसाइट नहीं, आरबीसी का कितने परसेंट अप्रोक्सीमेट प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन कितना, 52%, ठीक है। अगर आप लोग चाहो ना, मैंने चैप्टर वाइज एनालिसिस कि कौन चैप्टर से आया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, बता दूंगी, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 50% प्रोटीन होता है राइथ्रोसाइट, 40% लिपिड। वापस आते हैं, ये बोल रखे हैं कि सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया था केमिकल आरबीसी, और देखा उन्होंने कि क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है। ये स्टडी ने दिखाया कि जो आरबी सॉरी हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो दो चीज़ों की बनी, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जो मेजर लिपिड्स होते हैं वो होते हैं फॉस्फोलिपिड्स, जिन्हें बाय लेयर में अरेंज किया जाता है। बाय लेयर मतलब एक ऊपर और एक इस तरह से नीचे, ये बाय लेयर में अरेंज हो। लिपिड्स जो होते हैं ना, अब देखो मैंने यहाँ पे बनाया है, तो आप देखोगे एक हेड रीजन है, अगर मैं इसी, ये इसका हेड रीजन वाला, इसका टेल रीजन, वही इन्होंने बोला है कि अगर आप देखोगे तो मेम्ब्रेन के अंदर जो इसका पोलर हेड होता है, आउटर हाइड्रोफोबिक टेल जो होती है इनर पार्ट में। अब इससे हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा कि जो ये हेड है ये पोलर होता है और बाहर की तरफ होता है, और ये जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर लविंग नहीं होते हैं, वाटर फेयरिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है, वो इनर पार्ट में, तो इस तरह से, ठीक है। ये इंश्योर करते हैं कि नॉन पोलर टेल जो है हाइड्रोकार्बन, वो बची रहे एक्वस एनवायरनमेंट, जो हाइड्रोकार्बन इस प्रेजेंट है, और नॉन पोलर टेल, एनवायरनमेंट मतलब बाहर की तरफ है ना, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एनवायरनमेंट है, उससे वो बची रहे, ठीक है। फॉस्फोलिपिड के अलावा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, ये आपको याद रखना। उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन रिवील करती है कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये भी होते हैं। रेशियो जो होता है डिपेंड करता है कितने प्रोटीन कितना लिपिड है, जैसे कि इराइथ्रोसाइट मतलब क्या होता है, आरबीसी में, आरबीसी में ये 52% प्रोटीन होते हैं, 40% क्या होते हैं आपके लिपिड्स होते हैं, ठीक है। डिपेंड कर रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन कि आप कितने आराम से निकाल पा रहे हो। मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है ना, ठीक है, दो तरह के हैं, एक होते हैं इंटीग्रल एंड एक होते हैं पेरिफेरल। देखो नाम से पता लग रहा है पेरिफेरल, पेरिफेरल एक बहुत कॉमन वर्ड है जो हम बायोलॉजी में यूज करेंगे ही करेंगे, पेरिफेरल या इंग्लिश में भी आजकल यूज करते हैं, ऑन ऑन द एज या ऊपर की तरफ, है ना। कि पेरिफेरल वो होते हैं जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन के सरफेस पे जो प्रेजेंट होते हैं वो पेरिफेरल प्रोटीन है। जबकि जो पूरे के पूरे या पार्शली या थोड़े बहुत, पार्शली और टोटली पूरे बरेड होते हैं ना आपके मेम्ब्रेन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। देखो एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं, ये आपकी बुक में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इसे फ्लूइड मोजाइक मॉडल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम अभी आएंगे, बट पहले तुम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखो कि ये दिख रहा है आपको, ये वाला अगर ध्यान से देखो इस तरह का ही तो है, अभी हमने डिस्कस किया था कि ये लिपिड है, फॉस्फोलिपिड है, क्या होता है, ये पोलर हेड होता है, और नीचे का क्या होता है, हाइड्रोफोबिक टेल, राइट। तो बाइलिपिड क्यों बोला, देखो एक यहाँ पर है एक यहाँ, दोनों ही जगह। अच्छा ये अगर आप इमेजिन करो ना, ये इस तरह से सर्कल बनेगा कि ऐसे 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 पूरा यूं, और ये ऐसे, ये पूरा आपका बेसिकली बन रहा है, ये आपका पूरा इस तरह से, ये आपके पूरे सेल की मेम्ब्रेन इस तरह से, और इसके अंदर वाला जो एरिया होगा वो आपका प्रोटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो इस तरह से पूरा का पूरा आपका सेल मेम्ब्रेन है, टू बाई लेयर है, ठीक है। दोनों ही जगह पे आप देखोगे, चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है चाहे इंटरनल, दोनों ही जगह कौन फेस है, पोलर हेड फेस है,
मॉलिक्यूल हैं जो हाइड्रोफोबिक है अंदर की तरफ। एक चीज ये हो गई, ठीक है। उसके अलावा आप ये देखो प्रोटीन है या तो पूरे के पूरे अंदर है या थोड़े से अंदर है थोड़े से बाहर है, ठीक है। ये होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन जो बिल्कुल देखो सरफेस पे है पूरे के पूरे बाहर, वो आपके पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। अभी मैंने आपको बोला था कि फॉस्फोलिपिड के अलावा यहाँ पे और क्या है, कोलेस्ट्रॉल। आपकी बुक कि हाँ आपके सेल मेम्ब्रेन में कई जगह पे कोलेस्ट्रॉल है, आपके कोलेस्ट्रॉल है। तो जो इम्प्रूव मॉडल मतलब ये तब पता था, लेकिन एग्जैक्ट इस तरह का जो भी हमने फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़ा, ये हमें किसने बताया था? ये दिया था हमें सर एंड निकोल्सन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है जो एक्सेप्ट किया गया 1970 दिया था किसने? सिंगर एंड निकोल्सन। इनके अकॉर्डिंग जो कोएसिव फ्लूइड नेचर होता है, तो व्हाट इज कोएसिव फ्लूइड नेचर? इसका मतलब है कोएसिव फ्लूइड का सेमी फ्लूइड कह लो या जेली नेचर। जेल नेचर जो होता है ना लिपिड्स का, उसकी वजह से मूवमेंट जो है ना प्रोटीन्स की वो बहुत इजीली हो जाती है, बायोलेयर में आराम से आ भी जाते हैं चले भी जाते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से मेम्ब्रेन है उसकी मूवमेंट को हम कैसे मेजर करते हैं? उसकी फ्लूइडिटी, ठीक है। देखो कि फ्लूइडिटी के उस पर, सो फ्लूइड नेचर जो होता है मेम्ब्रेन का वो किस किस में, मतलब आराम से जेल लाइक स्ट्रक्चर लिपिड का, उसमें फ्लूइड नेचर आपको ये याद रखना है कि फ्लूइड नेचर जो है मेम्ब्रेन का किस किस इंपॉर्टेंट है? सेल ग्रोथ में, फॉर्मेशन, जंक्शन, सिक्रेशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। तो इतनी सारी चीजें देखो। सेल ग्रोथ तो हमें पता है, सेल ग्रो हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, आपस में दो सेल जो है उनके बीच में कोई जंक्शन बन रहा है, ये बोलते हैं। सिक्रेशन मतलब कुछ रिलीज हो रहा है। एंडोसाइटोसिस का मतलब है कि बाहर का कोई मॉलिक्यूल ये है, ठीक है, ये आपके अंदर जा रहा है, ऐसे प्लाज्मा में सेल के अंदर जा रहा है, उसे एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस बाहर निकल, तो मतलब अंदर सेल डिवीजन में हेल्प हो जाता है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो क्या है कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब इसमें से ट्रांसपोर्ट हो जाता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बाहर भी चले जाते हैं, मॉलिक्यूल जो है अंदर भी आते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन जो होती है सेलेक्टिवली परमिएबल, सेमी परमिएबल, पार्शियल परमिएबल, ये सारे वर्ड्स होते हैं। सेलेक्टिवली मतलब कुछ को ही, परमिएबल मतलब आने देती है जाने देती है, कुछ को ही लिखा है ना। सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन, सबको आने जाने नहीं देती है। बहुत सारे मॉलिक्यूल जो हैं बड़े आराम से, उन्हें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती मूवमेंट के लिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। जिन्हें मूवमेंट के लिए सेल मेम्ब्रेन से बाहर या सेल मेम्ब्रेन के अंदर आने के लिए, सेल मेम्ब्रेन से सेल के अंदर आने में कोई एटीपी नहीं चाहिए होती, कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती, वो पैसिव हो गया। कुछ ऐसे न्यूट्रल सोल्यूट्स होते हैं जो मूव कर सकते हैं या तो बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट आराम से हो जाती है। तो ये भी पॉसिबल है, जैसे कि पानी मूव करता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब अगर आप देखो भाई, कुछ बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में। अच्छा मैं एक आपको वो बताती हूँ, कल ही मैं क्लास में पढ़ा रही थी, तो चैप्टर आपका 5 है मॉलिक्यूलर ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्लास में पढ़ा रही थी जो मैं ऑफलाइन क्लासेस लेती, उसमें ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को बताया तो माउस और माइस क्या डिफरेंस। उस क्लास में 12 कुछ बच्चे होंगे, 8 10 12 कुछ, सबके सब, नॉट नॉट, सबके सब ने मुझे कहा मैम मतलब चूहा, माइस मतलब चूहिया। तो सब अलग अलग स्कूल से पढ़े हुए थे। तुम लोग को भी ऐसा ही लगता है क्या कि माउस मतलब चूहा एंड माइस मतलब चूहिया? ऐसा नहीं है। माउस मतलब सिंगल, माइस मतलब प्लूरल, ठीक है। तो जब आपके एक्सपेरिमेंट में आता है ना कि माइस डाई, माइस इंजेक्टेड इनटू द माइस, मतलब बहुत सारे चूहों पर उसने, ऐसा कहा गया कि माइस मतलब चूहिया होती है। तो इसी तरह मेरा काम है कि मैं तुमको छोटे छोटे पॉइंट भी बताऊं कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या फर्क है। देखो अगर डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस ना, कि मुझे एक बार मैंने क्लास में पूछा था तो बच्चों ने मुझे कहा कि डिफ्यूजन तो मैम हाई कंसंट्रेशन से नहीं, ऑस्मोसिस मतलब हाई कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन मतलब लोअर कंसंट्रेशन टू हाई। ऐसा नहीं होता कि भाई डिफ्यूजन हो या ऑस्मोसिस, दोनों में ही हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है, इसमें कोई वो नहीं है। बट अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाटर अगर ट्रैवल कर रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसे हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। अगर कोई और सॉल्यूट अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है या गैस ट्रांसपोर्ट हो रही है कुछ भी, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। इसीलिए जब आप यहाँ पे अपनी बुक में देखोगे लिखा है ना कि भाई सिंपल डिफ्यूजन से हो रहा है न्यूट्रल सॉल्यूट, ठीक है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हाई से लो। लेकिन जब पानी ऐसे मूव हो रहा है इस मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो मूवमेंट ऑफ वाटर, कि पानी जब मूव हो रहा है बाय डिफ्यूजन,
क्या, जब पानी मूव हो रहा है बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, अब हमें पता है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास नहीं कर सकते हैं मेम्ब्रेन को थ्रू नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। ओके, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि पोलर मॉलिक्यूल्स जो है पास नहीं कर सकते थ्रू नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। मैं आपको बस इतना बता देती हूँ। देखो नॉन पोलर मेरे वो होते हैं, नॉन मेरे हिसाब से जो मैंने याद किया हुआ है कि जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा होता है, जैसे कि CCl, एक कार्बन में 4 क्लोरीन, ठीक है, या N2 नाइट्रोजन गैस, ये नॉन पोलर है। पोलर मॉलिक्यूल जैसे HCl हो गए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जिनमें चार्ज का नहीं होता, वो आपके क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल हो गया। तो इसमें वही बोल रहे हैं कि कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स जिनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का नहीं होता, वो लिपिड जो कि नॉन पोलर है उसमें से नहीं जा पाते। उन्हें जाने के लिए एक कैरियर प्रोटीन चाहिए होगा, प्रोटीन जो हेल्प करेगा कि चलो उनकी पत्नी पे बैठ के वो लोग जाएंगे, ठीक है, एक्चुअली में, ठीक है। तो या तो उनको कुछ चाहिए, कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है जिसके हेल्प से वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मेम्ब्रेन से बाहर निकल सकते हैं। कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ना अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कि भाई अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में जा रहा है तो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। अगेंस्ट का मतलब हुआ कि लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जा रहा है। इसका मतलब मान लो ये सेल है, ठीक है, सोडियम को जाना है, सोडियम आयन को बाहर जाना है, यहाँ पर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन लो है और यहाँ पे हाई है, तो उसे ऑपोजिट कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑपोजिट है, क्योंकि हमें तो पता है हाई से लो में इजी होता है, लो से हाई में जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए अभी एक ऐसे ही समझ लो ना कि 2 टंकी, पानी की टंकी रखी है, यहाँ पर ये पानी है, तो इसमें बहुत सारा पानी है, इसमें थोड़ा सा पानी है, लेकिन हम चाहते हैं पानी यहाँ से यहाँ ना जाके इस तरह से ना हो, पानी जो है इस वाली टैंक से इस वाली टैंक में लो से हाई में जाए। इस ये तो इजी नहीं है, अपने आप नहीं हो पाएगा, इसके लिए तो आपको एनर्जी चाहिए ही चाहिए होगी। वही यहाँ लिखा है कि कुछ आयन मॉलिक्यूल्स जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, उन्हें ना एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि फिर ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस हो जाता है, बेसिकली एटीपी चाहिए होती है, ठीक है। और उस ट्रांसपोर्ट को हम लोग बोलते हैं एक्टिव। तो आपको याद रखना है पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें मॉलिक्यूल बड़े आराम से चले जाते हैं अलोंग देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होते हैं जिसमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप, सिंपल, खत्म। आई नो मैंने आपको कहा था कि मैं बहुत सारा हम लोग करेंगे, मुझे लगता है आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। प्लांट सेल, एनिमल सेल का डायग्राम, यूकेरियोटिक सेल क्या होते हैं, और सेल मेम्ब्रेन। अब जो हम करेंगे ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे सेल वॉल, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरिटस। फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैक्यूल्स करेंगे, और आपका जो टॉपिक बच जाएंगे वैक्यूल्स, न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम, और जिसमें सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल ये सारा आता है, वो हम उसकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा हाँ, एक और चीज़, अभी मैं ना अभी जब ये सेशन खत्म होगा उसके बाद ही आपका वो मैं वीडियो लगा दूंगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का कि कैसे आपको मिलेगा कैसे फॉर्म्स, गूगल फॉर्म्स जिसमें क्वेश्चंस डाले हुए हैं। इस वीडियो के बाद भी आप वो देखेंगे और अपने डिस्क्रिप्शन में करेंगे, तो क्वेश्चन है कि प्रैक्टिसिंग, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। और अपने कमेंट्स, अपने मार्क्स कमेंट्स में जरूर बताना कि आप ना चीटिंग। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। हेलो बच्चों, तो आप लोगों को पता ही है मेरे चैनल बायोलॉजी विद डॉक्टर यामिनी में मैं एक ही चीज